नमस्ते दोस्तों, ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको दुनिया भर से आई वित्त जगत की सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करने और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को वैश्विक वित्तीय बाजारों ने एक मुश्किल दौर का सामना किया, जिसकी वजह अमेरिका में गहराता सरकारी शटडाउन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अचानक एक बड़े नए व्यापारिक हमले की घोषणा थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से निकलने वाले इन बेहद नकारात्मक घरेलू उत्प्रेरकों के बावजूद वैश्विक इक्विटी बाजारों ने एक आश्चर्यजनक और शायद चिंताजनक लचीलापन दिखाया। ये रिपोर्ट दिन की प्रमुख घटनाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें बाजार की सहज ज्ञान के विपरीत प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है और अंतर्निहित मैक्रो इकोनॉमिक, राजनीतिक और तकनीकी धाराओं की खोज की गई है। केंद्रीय कहानी एक ऐसे बाजार की है जो दोहरे झटके से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिकी संघीय सरकार का शटडाउन दूसरे दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें कार्यकारी शाखा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस बाधा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स, भारी उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं को लक्षित करते हुए नए टैरिफ का एक व्यापक सेट पेश किया, जिससे भ्रम पैदा हुआ और वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। इस पृष्ठभूमि में भू राजनीतिक जोखिम तब और बढ़ गए जब अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रति अपना रुख कड़ा कर दिया, जबकि बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों में तेजी से उछाल आया, जो फिएट सिस्टम की अस्थिरता से एक सीधी उड़ान प्रतीत होती है। इन बढ़ते जोखिमों पर बाजार की धीमी प्रतिक्रिया एक जटिल गतिशीलता का सुझाव देती है, जो शायद हाइटेंड वॉलेटिलिटी, बढ़ी हुई अस्थिरता के एक साल से पैदा हुई खतरनाक आत्मसंतुष्टि या उन जोखिमों की देरी से प्रसंस्करण को दर्शाती है जिनका पूरा विघटनकारी प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है। वैश्विक इक्विटी बाजार समीक्षा 2 अक्टूबर 2025 अमेरिकी सूचकांक एक लचीली लेकिन धीमी प्रतिक्रिया। एक शानदार लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी शेयर बाजार दिन के अंत में सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए और उन्होंने घरेलू राजनीतिक अराजकता और नए संरक्षणवादी व्यापार उपायों के शक्तिशाली संयोजन को नजरअंदाज कर दिया। व्यापक S&P 500 US 500 0.34% बढ़कर 6726.18 पर बंद हुआ, जो एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज US 30 में 0.09% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो 46,454.51 पर बंद हुआ। प्रौद्योगिकी केंद्रित नैस्डैक 100 US 100 प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में दिन का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा, जो 0.49% चढ़कर 24,885.13 पर बंद हुआ। घबराहट की कमी को रेखांकित करते हुए CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, जिसे अक्सर वॉल स्ट्रीट का डर का मापक कहा जाता है, शांत रहा और 16.03 पर बंद हुआ। यह मूल्य कार्रवाई सहज ज्ञान के विपरीत है, जो संघीय सरकार के शटडाउन के दूसरे दिन और व्यापक नए टैरिफ की राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। बाजार का शांत व्यवहार बताता है कि निवेशकों ने शायद पहले से ही ट्रंप प्रशासन से एक महत्वपूर्ण स्तर के राजनीतिक व्यवधान और संरक्षणवादी नीति का अनुमान लगा लिया था। अप्रैल 2025 का वैश्विक शेयर बाजार क्रैश, जो नई टैरिफ नीतियों के शुरुआती रोलआउट से शुरू हुआ था, इस नई वास्तविकता के लिए एक हिंसक समायोजन था। उस घटना ने शायद निवेशकों को उच्च स्तर की अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता को नया सामान्य मानने के लिए तैयार कर दिया हो। नतीजतन 2 अक्टूबर की घटनाओं को हालांकि विघटनकारी, एक ताज़ा, अप्रत्याशित झटके के बजाय इस स्थापित प्रवृत्ति की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए न्यूनतम लाभ एक राहत रैली का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि टैरिफ की घोषणा और भी गंभीर नहीं थी या सरकारी शटडाउन का त्वरित समाधान होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि बाजार वाशिंगटन में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता के लिए पहले से ही कम की गई उम्मीदों की पृष्ठभूमि में इन विशिष्ट कार्यों के मामूली प्रभाव का आकलन कर रहा है। यूरोपीय इक्विटी मुद्रास्फीति के आंकड़ों को नजरअंदाज करना। यूरोपीय शेयर बाजारों ने मजबूत बढ़त दर्ज की, जो घरेलू आर्थिक आंकड़ों की तुलना में अमेरिका की तुलना में सापेक्ष स्थिरता की भावना से अधिक प्रभावित लग रहे थे। जर्मनी का बेंचमार्क डैक्स द 40 सूचकांक 0.72% बढ़कर 24,287.90 पर बंद हुआ। पैन कॉन्टिनेंटल यूरो स्टोक्स 51.11% चढ़कर 5,643.00 पर पहुंच गया, जबकि यूके का FTSE 101.03% बढ़कर 9,446.43 पर सत्र समाप्त हुआ। ये बढ़त यूरोजोन मुद्रास्फीति रिपोर्ट के जारी होने के बावजूद हुई, जिसमें सितंबर के लिए मुख्य वार्षिक दर में 2.2% की तेजी दिखाई गई, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB के 2% लक्ष्य से थोड़ा ऊपर है। यूरोपीय बाजार इस डेटा को मौद्रिक नीति की निश्चितता के नजरिए से देख रहे हैं।
कोर मुद्रास्फीति, जो अस्थिर घटकों को हटा देती है, लगातार 5वें महीने 2.3% पर स्थिर रही। ईसीबी द्वारा 2025 के लिए अपनी दर कटौती चक्र के अंत का संकेत देने के साथ मुद्रास्फीति प्रिंट इस रुख की पुष्टि करता है, बिना किसी सख्त नीति की ओर तत्काल झुकाव का सुझाव दिए। निवेशकों के लिए यह एक प्रमुख चर को हटा देता है। थोड़ी अधिक मुद्रास्फीति की बुरी खबर प्रभावी रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि यह वर्ष के शेष के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति वातावरण को मजबूत करती है। यह नीतिगत स्पष्टता संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलने वाली प्रशासनिक अराजकता और अप्रत्याशित व्यापार नीति घोषणाओं के बिल्कुल विपरीत है, जो यूरोपीय इक्विटी को मौजूदा माहौल में पूंजी के लिए एक अपेक्षाकृत आकर्षक गंतव्य बनाती है। एशियाई बाजार टेक संचालित रैलियां और छुट्टियों के कारण बंद। एशिया में कारोबार मिला जुला रहा। कई प्रमुख बाजार छुट्टियों के लिए बंद थे, लेकिन दक्षिण कोरिया में एक शानदार प्रौद्योगिकी संचालित रैली पर प्रकाश डाला गया। बेंचमार्क कोस्पी सूचकांक 2.4% बढ़कर 3538 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल को एक ऐतिहासिक घोषणा से बल मिला कि चिपमेकर एसके हाइनेक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने महत्वाकांक्षी स्टारगेट एआई डेटा सेंटरों के लिए उन्नत मेमोरी चिप्स की आपूर्ति के लिए ओपनआई के साथ साझेदारी करेंगे। इस खबर से एसके हाइनेक्स के शेयर 10% से अधिक और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 4% से अधिक चढ़ गए। अन्य जगहों पर हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक HK50 1.80% उछलकर 27,339 पर पहुंच गया और जापान का निकेई 225 सूचकांक 0.6% चढ़कर 44,800 से ऊपर बंद हुआ। इस क्षेत्र में कारोबार पतला था, क्योंकि मुख्य भूमि चीनी बाजार गोल्डन वीक की छुट्टी के लिए बंद थे और भारतीय बाजार गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बंद थे। कोरियाई सेमीकंडक्टर शेयरों में असाधारण रैली एक शक्तिशाली दीर्घकालिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है, जो व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक और भू राजनीतिक आशंकाओं पर हावी होने में सक्षम साबित हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के दौर में है, जो निगमों और सरकारों के लिए एक गैर परक्राम्य बहु-ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक प्राथमिकता है। यह एआई मूल्य श्रृंखला में प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं जैसे एसके हाइनेक्स, जो एनवीडिया को हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM का एक प्रमुख प्रदाता है, को चक्रीय मंदी और भू राजनीतिक शोर से अछूता दिखाता है। ओपनआई सौदा इस तकनीकी सुपर साइकिल के केंद्र में दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण भूमिका के एक शक्तिशाली सत्यापन के रूप में कार्य करता है। निवेशकों के लिए इन कंपनियों में पूंजी आवंटित करना अन्य क्षेत्रों को परेशान करने वाले राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के खिलाफ बचाव का एक तरीका बन रहा है। यह एक प्रमुख तकनीकी लहर पर एक दांव है, जो निकट अवधि के नीतिगत निर्णयों के नाटक से परे है। मैक्रो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि राजनीतिक उथल पुथल की छाया में डेटा अमेरिकी सरकार का शटडाउन गहराया। अमेरिकी संघीय सरकार का शटडाउन 2 अक्टूबर 2025 को दूसरे दिन में प्रवेश कर गया और इसके खत्म होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। ये शटडाउन, जो 1 अक्टूबर को सुबह 12:01 बजे EDT पर शुरू हुआ, कांग्रेस द्वारा नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी कार्यों को निधि देने के लिए आवश्यक विनियोग कानून पारित करने में विफलता के कारण हुआ। इसका तत्काल प्रभाव गंभीर है। अनुमानित 800,000 से 900,000 संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया है और अतिरिक्त 700,000 इंचेस आवश्यक माने जाने वाले कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया गया है। ये शटडाउन विधायी गतिरोध के पिछले उदाहरणों से अलग साबित हो रहा है। इसे कार्यकारी शाखा द्वारा एक आक्रामक राजनीतिक हथियार के रूप में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से शटडाउन का उपयोग संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी करने और सामाजिक लाभ कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए एक साधन के रूप में करने की धमकी दी है। एक ऐसे कदम में जिसे व्यापक रूप से डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस ने पहले ही उन राज्यों में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग रोक दी है या रद्द कर दी है, जिन्होंने 2024 के चुनाव में विपक्ष को वोट दिया था। ये शटडाउन को निष्क्रियता के एक निष्क्रिय परिणाम से नीति को लागू करने और शक्ति को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय उपकरण में बदल देता है, जिससे एक बहुत अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित वातावरण बनता है। एक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव श्रम सांख्यिकी ब्यूरो और जनगणना ब्यूरो से प्रमुख आर्थिक डेटा रिलीज का निलंबन है, जो एक विशेष रूप से अनिश्चित क्षण में निवेशकों और फेडरल रिजर्व को अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति से प्रभावी रूप से अनभिज्ञ कर देता है। यूरोजोन में मुद्रास्फीति बढ़ी। 1 अक्टूबर को यूरोस्टेट ने सितंबर मुद्रास्फीति के लिए अपना प्रारंभिक अनुमान जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि मुख्य हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस (HICP) साल दर साल 2.2% तक बढ़ गया। यह आंकड़ा अगस्त में दर्ज 2.0% से अधिक था और 2.3% के बाजार के अनुमान से थोड़ा कम था।
कोर मुद्रास्फीति दर, जो भोजन, ऊर्जा, शराब और तंबाकू जैसी अस्थिर वस्तुओं को बाहर रखती है, लगातार 5वें महीने 2.3% पर स्थिर रही। मुख्य संख्या में तेजी मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में बहुत कम गिरावट के कारण थी, जो अगस्त में 2.0% की गिरावट की तुलना में केवल 0.4% गिरी। साथ ही सेवाओं की मुद्रास्फीति में 3.2% की वृद्धि हुई। जर्मनी, जो ब्लॉक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, में मुद्रास्फीति 2.4% पर उम्मीद से थोड़ी अधिक रही। ये डेटा यूरोजोन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति भिन्नता को प्रभावी ढंग से स्थापित करता है। मुद्रास्फीति प्रिंट बाजार के इस विचार को पुष्ट करता है कि ईसीबी, जो 2024 से अब तक 8 बार दरों में कटौती कर चुका है, 2025 के लिए अपने नरमी के चक्र को समाप्त कर चुका है। इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व से व्यापक रूप से उम्मीद की जाती है कि वह धीमे श्रम बाजार की प्रतिक्रिया में इस साल कम से कम 2 बार और ब्याज दरों में कटौती करेगा। ये बढ़ता ब्याज दर अंतर यूरो के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के लिए एक मौलिक प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है। इसके व्यापक प्रभाव है, जो अमेरिकी परिसंपत्तियों को विदेशी पूंजी के लिए कम आकर्षक बनाता है, अमेरिकी आधारित निवेशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शेयरों पर रिटर्न को संभावित रूप से बढ़ाता है और कमोडिटी की कीमतों के लिए एक संभावित टेलविंड प्रदान करता है। शटडाउन प्रेरित डॉलर की कमजोरी को अब एक अधिक मौलिक, नीति संचालित कमजोरी द्वारा मजबूत किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का सधा हुआ कदम। 1 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने स्थिरता का एक प्रतीक प्रदान किया, सर्वसम्मति से अपनी प्रमुख रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने और अपने तटस्थ नीतिगत रुख को बनाए रखने के लिए मतदान किया। इस निर्णय ने बिना किसी दर परिवर्तन के लगातार दूसरी बैठक को चिन्हित किया, जो इस वर्ष की शुरुआत में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की एक श्रृंखला के बाद आया। अपने साथ के बयान में RBI ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को पिछले 6.5% के अनुमान से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। साथ ही CPI मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया। RBI का निर्णय एक नर्म रुख के साथ ठहराव का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक उथल-पुथल के बीच केंद्रीय बैंक संचार में एक महारत है। विकास और मुद्रास्फीति पर अधिक आशावाद व्यक्त करते हुए दरों को स्थिर रखकर RBI भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में अपार विश्वास का संकेत दे रहा है। ये ठहराव एक सख्त संकेत नहीं है, बल्कि पिछली दर कटौती के पूर्ण प्रभाव का निरीक्षण करने और महत्वपूर्ण रूप से बाहरी झटकों का मुकाबला करने के लिए नीतिगत स्थान उपलब्ध रखने का एक विवेकपूर्ण निर्णय है। नीति वक्तव्य में स्पष्ट रूप से अपनी अगली कार्रवाई का मार्ग तय करने से पहले टैरिफ संबंधी विकास पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। ये भारत को एक अशांत वैश्विक समुद्र में सापेक्ष स्थिरता और पूर्वानुमानित नीति के एक द्वीप के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे यह विकसित बाजारों में अस्थिरता से आश्रय चाहने वाले निवेशकों के लिए एक तेजी से आकर्षक गंतव्य बन जाता है। टैरिफ का झटका, राष्ट्रपति ट्रंप का नया व्यापारिक हमला घोषणा का विश्लेषण। एक ऐसे कदम में जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हलचल मचा दी, राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के माध्यम से टैरिफ के एक नए आक्रामक दौर की घोषणा की। टैरिफ, जो घोषणा के अनुसार 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे, में शामिल है ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा उत्पादों पर 100% टैरिफ, सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ, असबाब वाला फर्नीचर पर 30% टैरिफ, सभी भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ। प्रशासन का औचित्य व्यापक और राजनीतिक रूप से प्रेरित था, जिसमें अमेरिकी निर्माताओं को उत्पादों की बाढ़ और अनुचित बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आवश्यकता का हवाला दिया गया। साथ ही अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का भी उल्लेख किया गया। सरकारी शटडाउन के दौरान घोषणा का समय, इसका सोशल मीडिया के माध्यम से वितरण और इसका अत्यधिक दृश्यमान उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं को लक्षित करना ये बताता है कि यह एक सुसंगत आर्थिक रणनीति के बजाय एक राजनीतिक संदेश देने का अभ्यास अधिक है। पीटरबिल्ट और मैक जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रक ब्रांडों का नाम सुरक्षा के लिए लेकर प्रशासन अपने राजनीतिक आधार को एकजुट करने का लक्ष्य रखता प्रतीत होता है। कार्यान्वयन विवरणों के संबंध में उद्योग समूहों और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों के बीच तत्काल भ्रम यह इंगित करता है कि प्राथमिक लक्ष्य निर्णायक अमेरिका फर्स्ट कार्रवाई की एक छवि पेश करना हो सकता है, जिसमें आर्थिक परिणाम एक द्वितीय विचार थे। फार्मास्यूटिकल दांव। नए व्यापारिक हमले का केंद्र बिंदु फार्मास्यूटिकल्स पर 100% का टैरिफ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली छूट है। ये टैरिफ किसी भी ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विनिर्माण संयंत्र बना रही है। इस बिल्डिंग एक ऐसी शर्त जिसे या तो नींव रखी जा चुकी है, ब्रोकन ग्राउंड, या निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह नीति स्पष्ट रूप से कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं को इस शुल्क से बचाती है। ये टैरिफ संरचना एक पारंपरिक व्यापार बाधा नहीं है, बल्कि औद्योगिक नीति का एक जबरदस्त उपकरण है, जिसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से देश में वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नींव रखने वाला क्लॉज एक विशेष रूप से शक्तिशाली तंत्र है, जो वैश्विक दवा दिग्गजों के लिए एक तत्काल दो में से एक चुनने का विकल्प बनाता है, या तो बिना देरी के अमेरिकी आधारित विनिर्माण में अरबों डॉलर की पूंजी लगाने के लिए प्रतिबद्ध हों, या अपने उत्पादों को दुनिया के सबसे आकर्षक बाजार से रातों रात बाहर होने का जोखिम उठाएं। इससे दवा निर्माताओं के बीच अमेरिकी निवेश की घोषणा करने के लिए एक उन्मत्त दौड़ शुरू होने की संभावना है, जो संभावित रूप से उद्योग के वैश्विक पदचिह्न को फिर से आकार दे सकती है। हालांकि इस उच्च दांव वाले दांव में भारी जोखिम है, जिसमें आवश्यक दवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का गंभीर व्यवधान, यूरोपीय संघ और कनाडा जैसे प्रमुख सहयोगियों से तत्काल जवाबी टैरिफ की संभावना, और अमेरिकी रोगियों के लिए कमी और नाटकीय मूल्य वृद्धि की संभावना शामिल है, जो प्रशासन के दवा लागत को कम करने के घोषित लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। भू राजनीतिक जोखिम मॉनिटर। अमेरिका वेनेजुएला विवाद का केंद्र। घरेलू उथल पुथल के साथ साथ पश्चिमी गोलार्ध में भू राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। द 2 अक्टूबर को प्रकाशित एक लेख में सीधा सवाल पूछा गया, क्या अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है? ये ट्रंप प्रशासन द्वारा बढ़ती कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के बाद आया है। सितंबर 2025 में प्रशासन ने विवादास्पद रूप से रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, जो ताकत के माध्यम से शांति पीस थ्रू स्ट्रेंथ की एक अधिक सशक्त विदेश नीति सिद्धांत का संकेत देता है। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है, उनकी गिरफ्तारी पर 50 मिलियन का इनाम रखा है और पास के प्यूर्टो रिको में उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शीर्ष प्रशासन के अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप से मादुरो शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। बढ़ता संघर्ष सिर्फ दवाओं या क्षेत्रीय स्थिरता पर बताई गई चिंताओं से कहीं अधिक प्रेरित लगता है। ये चीन और रूस से रणनीतिक अतिक्रमण के खिलाफ अमेरिकी पेट्रोडॉलर प्रणाली की रक्षा के लिए एक पूर्वव्यापी कदम है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है। वाशिंगटन में मुख्य रणनीतिक डर यह है कि यदि अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ गठबंधन वाली सरकार इन भंडारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती है, तो वह अपने तेल का मूल्य अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन जैसी अन्य मुद्राओं में निर्धारित करना शुरू कर सकती है। ऐसा कदम सीधे उस प्रणाली को चुनौती देगा जो डॉलर की दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थिति को रेखांकित करती है। इसलिए आक्रामक अमेरिकी रुख एक स्पष्ट संकेत है कि वह अपने गोलार्ध में महत्वपूर्ण ऊर्जा संपत्तियों पर रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को प्रभाव प्राप्त करने से रोकने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। यह अमेरिका वेनेजुएला गतिरोध को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के भविष्य के लिए गहरे वैश्विक प्रभावों के साथ एक विवाद का केंद्र बनाता है। डिजिटल संपत्ति बाजार, कथित सुरक्षा की ओर एक उड़ान। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमत कार्रवाई। जैसे ही पारंपरिक राजनीतिक और वित्तीय प्रणालियों में अस्थिरता आई, डिजिटल संपत्ति बाजार में एक महत्वपूर्ण उछाल देखा गया। बिटकॉइन में तेजी से उछाल आया। मध्य सितंबर के बाद पहली बार $117,000 के प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुए और थोड़ी गिरावट से पहले संक्षेप में $117,356 के उच्च स्तर को छू गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम ने भी एक मजबूत रैली का अनुभव किया, जिसने निर्णायक रूप से $4,300 के अपने महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को तोड़कर $4,319 पर कारोबार किया। इन कदमों ने सभी क्रिप्टोकरेंसी के कुल बाजार पूंजीकरण को लगभग 3.91 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। फिएट अस्थिरता की कहानी। बाजार विश्लेषक सीधे इस रैली का श्रेय वाशिंगटन में चल रही अराजकता को दे रहे हैं। अमेरिकी सरकार के शटडाउन और अमेरिकी डॉलर में संबंधित कमजोरी को निवेशकों को क्रिप्टो जैसी संपत्तियों की ओर धकेलने वाले प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है। शटडाउन सिर्फ एक पृष्ठभूमि की घटना नहीं है, ये बिटकॉइन जैसी विकेंद्रीकृत संपत्तियों के मूल मूल्य प्रस्ताव के लिए सबसे प्रभावी वास्तविक समय के विज्ञापन के रूप में काम कर रहा है। बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों, निलंबित सरकारी सेवाओं और राजनीतिक गतिरोध के बारे में हर शीर्षक फिएट सिस्टम की नाजुकता और कार्यात्मक राजनीति पर उनकी निर्भरता की कहानी को पुष्ट करता है। बिटकॉइन अपने प्रोग्रामेटिक और गैर राजनीतिक जारी करने के कार्यक्रम और अपने विकेंद्रीकृत नेटवर्क के साथ इसके बिल्कुल विपरीत खड़ा है। ये रैली केवल एक जोखिम वाली संपत्ति में बहने वाली सट्टा पूंजी नहीं है, ये पारंपरिक प्रणाली में एक प्रदर्शित विफलता के लिए एक सीधी प्रतिवर्त प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। शटडाउन क्रिप्टो के लिए सैद्धांतिक मामले को मूल रूप दे रहा है,
जो निवेशकों के बढ़ते वर्ग के बीच एक वैध, सुरक्षित पनाहगाह संपत्ति के रूप में इसकी धारणा को तेज कर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण और विश्लेषक भावना। व्यापारी और विश्लेषक अब यह निर्धारित करने के लिए प्रमुख तकनीकी स्तरों को देख रहे हैं कि क्या रैली में टिकने की क्षमता है। बिटकॉइन के लिए $117,000 के निशान से ऊपर की कीमत बनाए रखना एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जाता है। यदि खरीदार इस स्तर से ऊपर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं, तो विश्लेषकों को मौजूदा चक्र के चरम पर पहुंचने से पहले $130,000 $135,000 की सीमा की ओर एक संभावित कदम दिखाई देता है। हालांकि इस स्तर को बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप $112,200 के आसपास एक प्रमुख सपोर्ट जोन में गिरावट आ सकती है। इथेरियम के लिए $4,300 के पूर्व प्रतिरोध क्षेत्र को सफलतापूर्वक समर्थन के एक नए स्तर में बदलना एक शक्तिशाली तेजी का संकेत माना जाता है, जो आगे की बढ़त के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण। जबकि वैश्विक इक्विटी बाजारों ने 2 अक्टूबर को एक भ्रामक शांति के साथ समाप्त किया, वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अंतर्निहित जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं। एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी सरकार के शटडाउन और एक नए आक्रामक टैरिफ शासन के दोहरे झटकों ने एक गहरे स्तर की अनिश्चितता पैदा की है, जिसे निवेशकों द्वारा अभी तक पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है। बाजार की शांत सतह खतरनाक अंदरूनी लहरों को छिपा सकती है, जो बिना किसी चेतावनी के सतह पर आ सकती हैं। आगे का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला पर हावी है। अमेरिकी सरकार का शटडाउन कब तक चलेगा और इसके शस्त्रीकरण से होने वाले राजनीतिक और आर्थिक नुकसान की सीमा क्या होगी? क्या अमेरिका के निकटतम सहयोगी और व्यापारिक भागीदार नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिससे एक व्यापक और अधिक हानिकारक वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा? और क्या पारंपरिक शासन और वित्त की स्थिरता में विश्वास कम होने के साथ साथ डिजिटल संपत्तियों और अन्य कथित सुरक्षित पनाहगाहों की ओर उड़ान जारी रहेगी? बाजार एक नाजुक स्थिति में है। प्रमुख सूचकांकों द्वारा दिखाया गया लचीलापन एआई जैसी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों की शक्ति का प्रमाण हो सकता है, या बस आने वाली परेशानियों का एक पिछड़ा संकेतक हो सकता है। निवेशकों और नीति निर्माताओं दोनों को आने वाले दिनों को अत्यधिक सावधानी के साथ नेविगेट करना चाहिए, क्योंकि जोखिम के अचानक और तेज पुनर्मूल्यांकन की संभावना असाधारण रूप से अधिक बनी हुई है। बस एक छोटी सी याद कि यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।